खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में जारी सियासी बहरान की। पंजाब कांग्रेस में क़यादत का बहरान गहराता जा रहा है। वजीर आला अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव का हल नहीं निकल सका है, जिससे वजीर आला अमरिंदर सिंह को चोट पहुंची है और अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी बीच जराये के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि कांग्रेस आला क़यादत ने वजीर आला अमरिंदर सिंह से इस्तीफे के लिए कहा है। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में नया लीडर चुनने की हिदायत भी दी गई है। नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ इस रेस में हैं। उधर सीएलपी की मीटिंग से कबल वजीर आला अमरिंदर सिंह ने भी अरकान असेंबली की मीटिंग बुलाई है। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर कहा है कि पंजाब की आवाम कांग्रेस से बेजार हो गई है और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त यकीनी है। मोटी बात यह है कि जो प्रश्न वहां पर विपक्ष पूछ रहा है, जो वहां की जनता पूछ रही है, वह सिद्धू साहब भी पूछ रहे हैं। उत्तर तो कैप्टन सरकार को, उन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई है कि उन्होंने उन सब्जेक्ट्स पे क्या किया। जैसे किसानों का ऋण माफी का 90,000 करोड़ का अभी भी मामला कोई जवाब ठीक आता नहीं उनके यहाँ से। 90,000 करोड़ से कुछ माफ किया, बाकी 85,000 करोड़ से ऊपर बाकी बचा हुआ है। हर बच्चे के हाथ में फ्री मोबाइल फोन देंगे, वो आज भी उसका कोई उत्तर नहीं आता। इस प्रकार जो बरगाड़ी कांड हुआ था, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी, उसका गोली कांड हुआ, उसकी तहकीकात कराएंगे, उसमें सजा दिलाएंगे, आज तक नहीं हुआ। पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे, गुटखा साहब की कसम खाकर कहा था कि पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे, आज तक नहीं हुआ। तो ये करते रहे, परंतु पंजाब की जनता अब कांग्रेस को नमस्ते कहने के मूड में है। उधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जारी सियासी बहरान को आवाम व रियासत के लिए तबाहकुन बताया है। पंजाब में जो सरकार कैप्टन अमरिंदर की और कांग्रेस की चल रही है, उस सरकार ने पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बीते 4.5 साल में कोई काम नहीं करा। सबसे निकम्मी सरकार बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। और आज हम फिर से एक सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पंजाब में देख रहे हैं। सरेआम कांग्रेस पार्टी के विधायक आपस में मारकाट कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई के लिए। इन लोगों को पंजाब से कोई मतलब नहीं, पंजाब की खुशहाली से कोई मतलब नहीं, केवल अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता से मतलब है। एक धड़ा हो या दूसरा धड़ा हो, लोगों ने इस मारकाट के लिए, इस सत्ता के नंगे नाच के लिए, इस लड़ाई के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, गवर्नेंस के लिए वोट दिया था। और गवर्नेंस इस पूरी सत्ता की लड़ाई में एक कैजुअल्टी बन गई है। सीधा चलेंगे जबलपुर, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह खिताब कर रहे हैं। उसको बढ़ाकर 7,900 मतलब 2 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों, इसके अलावा अलग अलग शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, 2013-14 में देश भर में कुल मिलाकर 21,500 करोड़, 21,500 में फिर से कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, 21,500। 13-14 में आपने परिवर्तन कर दिया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सूत्र दिए जो आदिवासी के, जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित। तो 21,000 करोड़ से मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 21-22 के बजट के अंदर 21,500 करोड़ से बनाकर 78,900 करोड़ रुपया 4 गुना करने का काम। अब मैं पूछ सकता हूं कांग्रेस के किसी नेता को, भैया आपके पास इसका जवाब क्या है? एसटी कवरेज जो 24 केंद्रीय मंत्रालयों में था, उसको बढ़ाकर 41 मंत्रालयों तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। और सबसे बड़ा काम किया है, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो संविधान प्रदत्त अधिकार को वो जान पाएगा, संविधान ने जो कर्तव्य दिए उसको वो जान पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। और आदिवासी गांव से स्कूल तक जाना बहुत कठिन होता है। ये परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, इसलिए मोदी जी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल अपनाकर प्रत्येक ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम किया है। मित्रों, प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक के अंदर
और इसके अंदर लगभग 167 स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं। 250 से ज्यादा बनाने हैं, इसमें से 161 बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए एक नया बजटरी प्रोविजन करने की भी शुरुआत हुई। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना मोदी जी की कल्पना से ही हुई। पहले 18 थे पहली टर्म में, उसको बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर 27 करने का काम इस टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट का परिव्यय 7 करोड़ पहले होता था, इससे बढ़ाकर 150 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदिवासी दिन भर मेहनत करता है, जनजाति के मेरे भाई मेरी बहनें दिन भर मेहनत करती है और जब एक वन उपज को खरीद कर बेचने जाते हैं कुछ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी मुहिम की बरकी रफ्तारी की सताइश की है। एक दिन में 2.5 करोड़ अफराद को टीका लगाए जाने पर उन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने में गोवा का अहम रोल रहा है। ख्याल रहे कि गोवा के सभी बालिगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने टीके के मुतालिक गुमराही फैलाने वाली जमातों को भी आड़े हाथों लिया। गोवा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। बीते कुछ महीनों में गोवा ने भारी बारिश, साइक्लोन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। इन प्राकृतिक चुनौतियों के बीच कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का, टीम गोवा का, हर किसी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की भी सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे देश टकटकी लगाए कोविन डैशबोर्ड को देख रहा था। बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर उत्साह से भर रहा था। कल हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीन हुआ। मन की बात भी कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं। इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं।
उधर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम का कहना है कि एक दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाए गए, जो कि खुशी की बात है। लेकिन साथ ही उन्होंने ट्वीट किया है कि इसके लिए हमें पीएम मोदी के जन्मदिन का इंतजार क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि वजीर आजम का जन्मदिन 31 दिसंबर को होता तो क्या 2.5 करोड़ टीके साल के आखिरी दिन ही लगाए जाते। के बाद आपका खैर मकदम है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। सामना में शाया हुए मजमून में कहा गया है कि जेपी नड्डा को बीजेपी का कौमी सदर बनाए जाने के बाद से पार्टी में मुसलसल तब्दीलियां हो रही हैं। पीएम मोदी के मन में जो है वो जेपी नड्डा के जरिए करवाया जा रहा है। नड्डा के ही जरिए उत्तराखंड, कर्नाटक के वजीर आला तब्दील किए गए। गुजरात के वजीर आला को भी एक झटके में बदल दिया गया। सामना के मुताबिक मोदी नड्डा ने ऐसा झटका दिया है कि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रूपानी की काबीना में शामिल तमाम वुज़रा को मोदी नड्डा ने घर बिठा दिया है। जो 24 वुज़रा ने हलफ लिया है वो सभी पहली बार वजीर मुंतखब किए गए हैं। रूपानी को अमित शाह की हिमायत हासिल थी, लेकिन उनकी हिमायत याफ्ता पूरी काबीना को घर का रास्ता नड्डा ने दिखाकर और नड्डा और मोदी की जोड़ी ने अपनी ही पार्टी को एक मजबूत सियासी पैगाम दिया है। वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के गुज़िश्ता रोज एक तकरीब के दौरान बीजेपी लीडरान को मुस्तकबिल का साथी कहने पर सियासी कयासाराइयां जोरों पर हैं। सियासी गलियारों में शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद की चहमागोइयां हो रही हैं। ताहम शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने कहा है कि लोगों का काम ही कयास आराइयां करना है। उन्होंने दोहराया कि महाराष्ट्र में शिवसेना 5 साल हुकूमत करेगी। आएंगे भविष्य में, आप आएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ आएंगे तो आप हमारे भावी सहकारी हो। एक छोटा सा मुद्दा है, ये सरकार जो है ये कमिटमेंट 5 साल सरकार चलाने की है और शिवसेना हमेशा कमिटमेंट को ताकत देने वाली सरकार है। जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है, वो 5 साल सरकार पूरी चलेगी। अगर कल के मुख्यमंत्री के बयान से किसी को बहुत ही अत्यानंद हुआ है तो उसको आनंद में 3 साल तक रहने दो, वही आनंद, वही उत्साह। सरकार को कोई खतरा नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री ने भाषण किया है, उद्धव ठाकरे जी का अपनी एक स्टाइल है भाषण करने की। उस ठाकरे स्टाइल में बात किया उद्धव जी ने, उसके ऊपर लोगों ने बहुत पतंग उड़ाए। जो पतंग उड़ा रहे हैं वो पतंग जाएंगे ऊपर, पतंग ऊपर जाकर कटती है और नीचे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और आगरा मेट्रो की पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेट्रो आज की जरूरत है। 4 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है। कानपुर और आगरा में जल्द ही मेट्रो रेल खिदमत शुरू होगी। इसी सिलसिले में काम जंगी पैमाने पर जारी है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर और आगरा मेट्रो ट्रेन के लिए आज वहां पर पहले इस प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन के अनावरण के लिए वर्चुअली मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है।
सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ एक खिलाड़ी के मुबैना झगड़े की जांच जारी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स आलोक कुमार ने ये जानकारी दी है। आलोक कुमार कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। उनके मुताबिक खिलाड़ी ने अफसरों की इजाजत के बिना उनसे गुफ्तगू की वीडियो बना ली। एक खातून खिलाड़ी पर इल्जाम है कि उसने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल पर हमला किया। ये वाकया 2 दिन पहले रोनुमा हुआ था। मुबैना हमलावर खातून खिलाड़ी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि खातून खिलाड़ी ने उस पर लग रहे इल्जामात की तरदीद की है। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन का एक क्वालिटी ये होना चाहिए कि उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब पूरी तरह से तो पता नहीं चला है क्या हुआ है, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें एक महिला जो है, एक प्लेयर ताइक्वांडो की हैं, वो एक वीडियो बना रही थी। ये उचित नहीं है। जब तक कि आप परमिशन ना ले लें तब तक वीडियो बनाना, मैं फ़र्ज करें मैं इनसे बात कर रहा हूँ और आप हमारा कॉन्वर्सेशन को टेप करने लगें, रिकॉर्ड करने लगें, ये ठीक नहीं है। अब उसके आगे क्या हुआ, क्यों हाथापाई हुई, क्या प्रोवोकेशन था, ये देखना होगा। कंप्लेनेंट तो हमारी सेक्रेटरी साहिबा ही हैं, उन्होंने ही कंप्लेन किया है, FIR दर्ज हुआ है, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। उसके रिपोर्ट्स जैसे हमारे पास आते हैं तो देखा जाएगा कैसे। कश्मीर में आने वाला अगला सैलाब बहुत ज्यादा तबाहकुन हो सकता है। आलमी माहौलियात के माहिरीन ने ये वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि 2014 के सैलाब के बाद नुकसानात की रोकथाम के लिए किसी तरह के ठोस इकदामात नहीं किए गए हैं। माहौलियात को दरपेश खतरात और मसाइल के हवाले से श्रीनगर में मुनक्किदा 2 रोजा सेमिनार में शरीक शुरका ने अपने खदशात जाहिर किए हैं। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि सैलाब का खतरा दरियाए झेलम की वजह से नहीं है, बल्कि कैचमेंट एरियाज में कब्जों और तजाविजात की वजह से संगीन सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। माहिरीन ने कैचमेंट एरियाज में सब्जा बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। डॉक्टर शकील रोमशू ने कहा कि मुनासिब मैनेजमेंट ना होने की सूरत में 2014 जैसा सैलाब फिर आ सकता है। चूंकि हमने देखा 2014 में क्या हुआ, कितना ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन लॉस हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया कि हुआ। मुझे लगता है कि ये 2014 का फ्लड और भी फिर आएगा, क्योंकि ये कश्मीर की जो वादी है, ये अगर आप देखें पिछले 2000 साल की जो फ्लड हिस्ट्री है, ऐसे बहुत से सैलाब हमारी हिस्ट्री में आए हैं और आगे भी आएंगे। इसलिए हमें मतलब एज एन इंडिविजुअल यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की सोसाइटी को इस तरफ बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। कल्टीवेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो ही बारिश गिरती है, जितना भी पानी ऊपर है वो कहीं रुकता नहीं है। तो ये ग्रीक कैचमेंट एरियाज़ का जो स्पॉन्ज है ये ख़त्म हो गया है। इन स्पॉन्ज को अर्जेंसी है हमें रिहेबिलिटेट करने की। ये एक बड़ा मेजर फ्लड प्रोटेक्शन है जो हम नहीं कर रहे। हम बंड बचा रहे हैं, बस जहाँ से तूफान आ रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद एनक्रोचमेंट्स हैं, जो वाटर बॉडीज़ हमारी हैं, जो वेटलैंड्स हमारे हैं, वो एनक्रोच हो गए हैं। जो फ्लड प्रोटेक्शन एरियाज़ हैं वहाँ जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो नहीं हुए हैं। उसके अलावा हम सोचे समझे बगैर आप एक रेलवे लाइन या सड़क देखे खुश हो जाते हैं, जो अच्छी बात है, रेलवे लाइन भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, मगर ये भी आप सोचें कि ये भी फ्लड क्रिएट करने की एक वजह बन जाती है, पानी का फ्लो रोक लेती। तो जब भी आप एक सड़क बनाएंगे तो उसका फ्लड असेसमेंट पहले होना चाहिए। ये कहीं फ्लो तो नहीं पानी का रोक रहा है, पिछले इलाकों को ये पानी रोक के उनको तबाही की तरफ ले जाएगा। एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, बाय एंड लार्ज एग्रीकल्चर इकॉनमी है, और 1 साल का जो नुकसान है वो 10 साल पूरा नहीं होता है। तो खैर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस नहीं हैं, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। आइडियाज़ मेरे ख्याल में जमा हो चुके हैं, या और भी ऐसे लोग हैं जो देखेंगे। एक्शन जो है, जो लेसन्स फ्लड से निकलते हैं, बदकिस्मती से जिस लेवल से निकलने चाहते हैं वो नहीं हुए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से हो रही मुसलसल बारिश से कानपुर में गंगा नदी की आबी सतह में इजाफा देखा जा रहा है। गंगा नदी का पानी आसपास के गांव में दाखिल हो रहा है। गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कानपुर से हमारे नुमाइंदे ने तमाम सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, यहाँ पर गंगा बैराज के तीनों गेट खोल दिए गए हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, चेतावनी बिंदु तक पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो
आसपास गांव बसे हुए हैं, यहाँ पर अब खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने अभी इनको चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया कि वहाँ पर जाके किसी तरह का निरीक्षण किया हो कि किस तरह से पानी बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से 3 दिनों में पानी बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये खतरे के निशान के पास जो है ये पानी पहुँच चुका है, और जो एक चिंता का विषय है। अब देखा जाए कि जिस तरह से पानी गाँव तक पहुँच रहा है और वहाँ से लोग अब निकल भी रहे हैं, खाली करना शुरू कर दिया है, और अगर इस तरह से बारिश होती रही तो आने वाले दिनों में ये जल शायद गांव तक पहुंच जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका ने काबुल ड्रोन हमले में हुई शहरियों की हलाकतों के मामले में अपनी गलती का एतराफ कर लिया है। ये गलती अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तहकीकात में सामने आई है। जनरल फ्रैंक मैकनेजी ने इस हमले को एक अफसोसनाक गलती करार दिया है और कहा कि ये मुमकिन नहीं कि ये खानदान शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया खुरासानी ग्रुप से वाबस्ता हो या अमरीकी अफवाज के लिए खतरा हो। उन्होंने तस्लीम किया कि ये एक गलती थी और इस पर तहे दिल से माजरत ख्वाह हूं। ख्याल रहे कि इनखला से कुछ दिन पहले काबुल में किए गए ड्रोन हमले में 10 बेगुनाह शहरी हलाक हुए थे। महलूकीन में 7 बच्चे भी शामिल थे। तो आपको बता दें, अमेरिका ने काबुल ड्रोन हमले में हुई शहरियों की हलाकतों के मामले में अपनी गलती का एतराफ कर लिया है। ये गलती अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तहकीकात में सामने आई है। जनरल फ्रैंक मैकनेजी ने इस हमले को एक अफसोसनाक गलती करार दिया है और कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि ये खानदान शिद्दत पसंद तंजीम से वाबस्ता हो। मरकजी वजीर हरदीप पुरी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन के तहत ढासना बस स्टैंड नजफगढ़ सेक्शन का इफ्तिताह किया। इस सेक्शन से दिल्ली के आसपास के देही इलाकों में आबाद लोगों को फायदा होगा। अब लोगों को दिल्ली आने के लिए फरनी चौक से नहीं गुजरना होगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।